नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। दो इशू को आज टच करेंगे। एक है आज़ादी मार्च, बहुत अहम इशू है इस वक्त। हुकूमत गिरानी के लिए मौलाना फजल रहमान साहब निकल रहे हैं और 31 अक्टूबर को, और तमाम बड़ी अपोजिशन, सारी अपोजिशन उनके साथ खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी फैसला किया है कि जी हुकूमत नहीं गिरने देंगे, कोई माई का लाल नहीं गिरा सकता, और देखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा एक और अहम केस का फ़ैसला हुआ है और वो पीटीआई के लिए बहुत अहम है, और वो है फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो अब शुरू हो रहा है 14 तारीख से, और इसके ऊपर तकरीबन 4 दरख्वास्तें थी पीटीआई की, सब मुस्तरद हो गए। इस पर बात करेंगे। मेरे पास आज गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। और वो तारुफ़ ये है कि मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUI से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आपका शुक्रिया। मोहम्मद फ़ारूक हबीब साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका शुक्रिया। और कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले आता हूँ हमदुल्ला साहब की तरफ आ जाता हूँ। हमदुल्ला साहब, क्या आज़ादी मार्च, मेरा सवाल है सर, क्या आज़ादी मार्च, क्योंकि बड़ी धमकियाँ भी आ रही हैं, आप लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इस वक्त तकरीबन कोई 13 महीना हुआ है इस हुकूमत को, क्या वाकई आप 31 तारीख को इस्लामाबाद में जमा हो सकेंगे? क्या वाकई मौलाना फजल रहमान साहब अपने घर से निकल के पहुंच सकेंगे या रास्ते में गिरफ़्तार हो जाएंगे? और क्या आप 15 लाख का मजमा इस्लामाबाद में ला सकेंगे? और क्या वाकई आप हुकूमत गिरा सकेंगे? जी सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आज़ादी मार्च का ऐलान किया गया है, ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का ऐलान नहीं है। इसको तमाम अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल है, तमाम अपोजिशन जमातों की इसको हिमायत हासिल है। और वो आपके सामने अब ये 27 अक्टूबर को आगाज़ होगा, मगर 27 अक्टूबर को क़यादत के फ़ैसले के मुताबिक, हमारे जमात के फ़ैसले के मुताबिक, वो 27 हम योम यकजहती मकबूजा कश्मीर के साथ और कश्मीरियों के साथ योम सियाह के तौर पर मनाएंगे, और 31 अक्टूबर तक हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में पहुंचकर इंटर होंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और यह फ़ैसला सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है, ये पूरी अपोजिशन जमातों का फ़ैसला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब कहाँ से निकलेंगे और पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे। देखिए, ये हिकमत आमली और स्ट्रेटजी है कि तमाम पत्ते हम ज़ाहिर नहीं करते हैं कि मौलाना साहब कहाँ से निकलते हैं और वो पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन कहाँ से निकलते हैं ये मैं वाज़ेह अभी नहीं करता। जहाँ तक उनका पहुँचना है, क्यों नहीं पहुँच सकेंगे? क्या इस मुल्क में बकौल हुकूमती पार्टी की जमहूरियत है या नहीं है? बकौल हुकूमती पार्टी की कि यहाँ आइन की बालादस्ती है। तो जब आइन की बालादस्ती है तो आइन ने हमें हक़ दिया है कि आप मार्च भी कर सकते हैं, ख्वाह वो आज़ादी मार्च के नाम से हो, वो मिलियन मार्च के नाम से हो, या जमहूरी नाम से मार्च हो। लिहाजा मेरा जमहूरी हक़ आप सल्ब नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मौलाना साहब निकलेंगे भी और बशमूल काफ़िला पहुंच सकेंगे भी। तीसरा सवाल जो आपने किया कि क्या आप लाखों लोगों का जो आप दावा करते हैं, क्या वो आप पहुंच सकेंगे? बिल्कुल, हम जितना भी हमने कहा है कि 15 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे, इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद में लाखों में पहुंचेंगे। ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये एक तारीख़ी आज़ादी मार्च होगा कि पूरी दुनिया और पूरा मुल्क अंगुश्त बदंदान होंगी कि ये किस किस्म की इज्तिमा है और जमे गफ़ीर है। जहाँ तक हुकूमत की ख़ात्मे की बात है कि क्या हुकूमत ख़त्म होगी, देखिए डॉक्टर साहब, ये जो हम आज़ादी मार्च करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, ये एहतजाज हम क्यों करते हैं? पहले तो जब 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ, ये बार बार हम दोहराते हैं, मैं सिर्फ
आपकी सवाल के जवाब के हवाले से और कौम को याद दिलाने के लिए 26 जुलाई 2018 को पूरी अपोजिशन जमातों की बैठक हुई। उसमें 2 फैसले हुए। एक फ़ैसला ये कि यह जाली इलेक्शन है, धांधली ज़दा और रिग इलेक्शन। दूसरा फ़ैसला ये हुआ कि फिर क्या करना चाहिए। फ़ैसला ये हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये तमाम जमातों का फ़ैसला है। आज भी तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। लेकिन 14 महीने गुजर जाने के बाद इस 14 महीने में मुझे ये बताइए, डॉक्टर स्ट्राइक पर है, इंजीनियरिंग कौंसिल की यूनियन तंजीम स्ट्राइक पर है, ताजर बिरादरी स्ट्राइक पर है, किसान स्ट्राइक पर है, किसान मज़दूर एहतजाज पर है, सियासतदान एहतजाज पर है। ये कह रहे हैं कि कौम हमारे साथ है। कौम की और उनकी ज़िंदगियों की तो यही शोबे है। वो सारे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो सारे के सारे आपके ख़िलाफ़ सफ़ारा हो चुके हैं। गरीब आप ख़ुद देखिए, उनसे आपने ब्लड कैंसर की दवाई छीन ली, यहाँ तक कि आपने पोनिस्टान और पैरासीटामोल को भी महंगा किया और दवाई में एक बार फिर 7% इजाफा किया गया। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कल आपके सामने गुजरा, आपके नज़रों से गुजरा होगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन की शरह बढ़ चुकी है और यहाँ कह रहा है कि ईमानदारी की हुकूमत है, कप्तान ईमानदार है। वो यौमिया 12 अरब डॉलर जो करप्शन हो रही थी उसका रास्ता भी रोक दिया है। वो 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़े थे, एक तो बैरूनी मुल्क दुनिया के मुंह पे मारना था, वो 100 अरब डॉलर भी पहुंच चुके होंगे, हुकूमत को मालूम होगा, ये भी है। और जो करप्ट माफिया है वो सारे जेलों में है। तो फिर क्या परेशानी है? मैशियत क्यों ज़िम्बिम्बोस हो रही है, क्यों डूब रही है मैशियत? इसलिए ये तमाम चीज़ें, तो फिर करप्शन में इजाफा क्यों हो रहा है? ये तो मैं नहीं कहता हूँ, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कहता है। सर, आप हुकूमत गिरा रहे हैं या नहीं गिरा रहे हैं, ये बताएं। हुकूमत 31 को गिर रही है नहीं गिर रही है? देखिए, हम क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुत्तहिदा अपोजिशन की डिमांड है हुकूमत को घर जाना होगा। कह देना घर जाना होगा। हुकूमत को घर जाना होगा। क्या कहते हैं फरूख हबीब साहब? बहुत सारे फरूख हबीब साहब बहुत सारे सवालात खुद आ गए हैं। क्या कहेंगे सर? घर जाना है आपको? अब तो मुत्तहिदा अपोजिशन हो गई है। बिलावल ने भी ऐलान कर दिया है, नवाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया है। सर देखें, बात यह है कि हुकूमत पता नहीं गिरनी है कि नहीं गिरनी है। हुकूमत को किसने गिराना है? पहले अपोजिशन तो खड़ी हो जाए। अपोजिशन ही नहीं अपने पाँव के ऊपर जो है वो खड़ी हो पा रही। कोई कहता है अखलाकी हमायत करेंगे, कोई कहता है धरना होगा तो शिरकत नहीं करेंगे, कोई कहता है मार्च होगी तो उसमें शामिल होंगे, कोई कहता है जगह जगह से गुजरेंगे तो फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे। असल में तो जो पिछले दिनों मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ मौलाना साहब का, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि APC जरदारी साहब के कहने पे बुलाई गई थी और उस APC में दोनों जमातों ने मिलकर कहा कि हम हुकूमत को 5 साल वक्त पूरा करना देना चाहते हैं, हम हुकूमत नहीं कराना चाहते। तो इन्होंने कहा अगर हुकूमत नहीं कराना चाहते तो मैं अकेला बाहर निकल आता हूँ। तो मामला ये है कि मैं पहले रोज़ से ये बात कह रहा हूँ कि आज जो बातें, ये इतनी लंबी चौड़ी जो तकरीर सुना रहे हैं, ये इतनी बातें जो हैं वो इन्होंने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत में बैठ के की होती तो आज मुल्क की इकॉनमी का ये हाल ना होता, आज ये वो कर्ज़ों का हाल ना होता। लेकिन उस वक्त वजह ये थी कि उस वक्त कश्मीर कमेटी इनके पास थी, उस वक्त वजारतें इनके पास थी, उस वक्त मरात इनके पास थी, उस वक्त जो है वो तमाम जो स्टेटसेस हैं वो ये मिल के इक़्तिदार की शराकत दारी के अंदर जो है वो इंजॉय कर रहे थे। और इन्होंने तमाम तर स्याकारियों के ऊपर जो है कबूतर की तरह जो है वो आंखें बंद की हुई थी। आज एकदम इनकी आंखें खुली हैं और इनको जो है वो ये आया कि इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा है, इलेक्शन जो है वो असम्बली जाली है। भाई इलेक्शन जाली हैं या धांधली ज़दा है तो उसी इलेक्शन में, उन्हीं असम्बलियों में मौलाना फजल रहमान जो है वो सदारत का इलेक्शन भी लड़ लेते हैं, बाद में आके बेटे को डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी खड़ा कर देते हैं। आपके तमाम मेम्बरान उसी असम्बली से बैठ के तनख्वाहें भी ले रहे हैं और KPK के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर बन के भी बैठे हैं। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। आप लोगों के मुतालबे के ऊपर पार्लियामेंट्री कमीशन बना दिया गया धांधली का। एक बार भी इन्होंने असम्बली में खड़े होकर नहीं कहा कि हम सबूत ले आए हैं, आए उस पार्लियामेंट्री कमीशन का इजलास बुलाएं, उसमें बैठ के हम ये बात करते हैं। वो बात इन्होंने नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि ये इस्लामाबाद में ना कश्मीर के लिए आ रहे हैं ना ये इस्लाम के लिए आ रहे हैं। इनको इस्लामाबाद में सिर्फ जो है वो एक चीज़ की फ़िक्र है कि हमें सिर्फ जो है वो कश्मीर कमेटी मिल जाए, हमारी इमरात बहाल हो जाएं
और जो 2 कैदी हैं, एक अडयाला जेल के अंदर हैं, एक कोट लखपत जेल के अंदर हैं, वो बहाल हो जाएं, क्योंकि उनकी बहाली से ही जो है वो इनके चमन में भी दीदावर पैदा होना है। उसके अलावा जो है वो इनको किसी किस्म का भी आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखें, बात ये है, हम तो इनको कहते हैं कि एहतजाज करने कर लें। मैं ये बता दूं डॉक्टर साहब, इनकी नाकामियों की फहरिस्त देखें डॉक्टर साहब, फाटा मर्जर के ये खिलाफ वहाँ पर नाकामी, सदर का इलेक्शन लड़ने के वहाँ पर नाकामी, फाइनेंस बिल जो है वो पास नहीं करवाने देंगे वहाँ पे नाकामी, सेनेट के चेयरमैन को हटाएंगे वहाँ पे नाकामी, जगह जगह के ऊपर जो है वो नाकामियों ने इनके कदम चूमे हैं। अब वो खपत मिटाना चाहते हैं, गुस्से में और आखिरी सर मैं आगे जाऊंगा, जमातों का आने देंगे सर, हुकूमत गिराने देंगे सर, हुकूमत गिराने देंगे, आप हुकूमत गिराने देंगे, हुकूमत गिराने देंगे, देखें सुन आने देंगे इनको। जिस हुकूमत की जड़ों में 1,70,00,000 लोगों के वोट हैं, वो हुकूमत ऐसे नहीं गिरती, गीदड़ बबकियों से नहीं गिरती। शाइस्ता साहिबा, क्या कहेंगी आप इस पे? बड़ी बात शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, अब मेरी भी चुप करके इनसे कहिएगा, मैं दूर बैठी हूँ लेकिन बात पूरी सुनिएगा। पहली बात, बिल्कुल कि हम आ रहे हैं, चाहे हम अकेले आ रहे हैं चाहे मौलाना साहब आ रहे हैं, इनको क्या परेशानी है मुझे ये बताएं। इनकी सफ़ों में क्यों बौखलाहट है, इनके वुज़रा क्यों मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि ये सुसाइडल होगा अगर वो आए। अब वो मुझे नहीं पता कि वो कॉन्फ्रंटेशनल उसमें जाना चाहते हैं और वो क्या करेंगे, वो उनकी ये धमकी किसको है। एक कहता है कि हम केपीके से ही निकलने नहीं देंगे, एक कहता है कि हम आए, हम हार लेके खड़े होंगे। तो मुझे पहले तो ये सिर्फ बता दें कि ये बौखलाहट जो है ये हमारी सफ़ों में है कि इनकी सफ़ों में। भाई, आपको क्या फ़िक्र कि एक पार्टी आए, 2 आए, 3 आए, तमाम ऑपोजिशन आए, आप बताएं कि आपका क्या इरादा है। आपके प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट ने जो वादा किया था कि हम कंटेनर भी देंगे और हम खाना भी पहुंचाया करेंगे, तो क्या इन्होंने तैयारी कर ली है कंटेनर की, खाने पहुंचाने की पहले, या उस पर भी तमाम बातों की तरह यू टर्न लिया जाएगा? क्योंकि लीडरशिप की ये भी तो क्वालिटी है ना कि उसने यू टर्न लेना होता है। हमारी ज़बान में उसको झूठ बोलना भी कहते हैं। तो इसके बाद आप आए, ये कहते हैं कि कश्मीर, आप मुझे बताएं कहाँ गई वो कश्मीर का जिक्र, वो लंबी सी तकरीर जो खान साहब करके आए थे, जिस पे तमाम दुनिया डेस्क बजा रही थी, जो वाह वाह हो रही थी, जिसको लेने के लिए सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वो भी एक फातेह की तरह यहाँ लैंड किए थे। आज कितना 2.5 महीने से ऊपर हो गया डॉक्टर साहब, कश्मीरियों का जिक्र नहीं हो रहा कहीं। क्या किया इन्होंने उन मजलूमों के लिए जो इनके इंतज़ार में आज भी बैठे हैं? कहाँ गए वो लोग जिनकी सपोर्ट ये कहते थे कि हमें हमारे पास है? कहाँ है वो लोग आज? क्यों नहीं फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ अभी तक पहुँचा? क्यों नहीं इंटरनेशनल रेड क्रॉस वालों को ये कन्विंस कर सके कि उनको वहाँ जाना है? सिर्फ बातें, ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। दूसरी बात, आप मुझे बताएं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, फर्रुख ने मेरा बेटों की तरह है, इसने कहा कि धांधली पे कमीशन बना IGT। मेरी बात सुने, धांधली का जो कमीशन वो तो तुमने TORs ही नहीं बनने दिए, तुमने उसकी जो होता है कि कितने मेंबर्स होने, उस पर ही आपने बात आगे नहीं बढ़ने दी। और हमारी बात रीअफर्म होती है, एक डिप्टी स्पीकर का हल्का खुला है, 62,000 जाली वोट डॉक्टर साहब, जिसमें अंगूठों के निशान के अलावा पाँव के अंगूठों के निशान है। इनको शर्म नहीं आती कि ये स्टे लेके अब वो उसको बिठाएंगे। आप मेरी बात सुने, कौन सी बात है जिस पे ये खड़े हैं? इनको कहें कि अगर इन्होंने जो लोग हैं ना, पूरी आवाम एक बंद गली में पहुंच चुकी है तमाम, जैसे अभी बताया है मेरे भाई ने कि कौन है जो सरापा एहतजाज नहीं है। आप मुझे बताएं तो सही, कोई एक, जब इनसे पूछो कि आप कोई एक अचीवमेंट बता दें
तो ये चोर चोर चोर, इनको को बस करो, पूरा 1.5-1.25 साल हो गया है। बताओ, एक मैं कहती हूं कि एक अदारे में किसी एक जगह कोई बेहतरी आई हो, कोई इनकी अचीवमेंट हो। पुराने प्रोजेक्ट्स पे अपनी तख्तियां लगा लगा के, अपनी तस्वीरें लगा लगा के कामयाबी नहीं हो सकती वो। और एक बात, जहां ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, रोना ही नहीं खत्म होता जी। मैं 500 मेरे बस में हो तो मैं गिरफ्तार करा दूं। मेरी बात सुने, चाइना में जाके ये बात कर रहे हैं। 300 तो तुम्हारी अपनी सफ़ों में बैठे हैं लोग, पहले उनको तो गिरफ्तार करो। उसका क्या हो रहा है? आप मेरी बात सुने, मेरे ये जो मर्जी कर लें, जब आप इलेक्शन में भी जाते हैं या किसी को भी मोहत, तो ये आपका नहीं होता कि आपको कामयाबी लाजमी आपके नसीब में है। आप यू गो एक अच्छी नीयत से, अपने अच्छे आप सब इंतजामात करके यू स्टेप इन। हम अगर जा रहे हैं या मौलाना साहब के साथ हैं नहीं है, अव्वल तो असूली तौर पे हैं, हमने सिर्फ मोडेलिटीज़ वर्कआउट करनी है कि क्या करें, कैसे करें, कब जाएं, क्या हो और क्या डिमांड्स उनको सब कर रहे हैं कब पाए। ये नहीं होता कि कामयाबी हो या इसलिए कि हम पूरे शोर हों। जो इनकी नीयतें हैं और जो आपने क्लिप सुनाया है सबसे पहले डॉक्टर साहब, शर्म आती है। आज ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो लानत भेजते थे, जो सिविल नाफरमानी की कॉल देते थे। तो उनको क्या फर्क पड़ता है चाहे उनके सफों में डाकू बैठे हों, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, या जिसको वो चपरासी भी नहीं रखना चाहते थे, या जिसके लिए वो बक्से के बक्से भर के लंदन जाना चाहते थे, वो आज निहायत नफीस लोग भी उनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, तो आप क्या बात कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, क्या मैं जरा कमर दिलशाद साहब से भी बात कर लूं। कमर दिलशाद साहब, ठीक है कमर दिलशाद साहब, ये एक आ रहा है हुकूमत गिराने के लिए मौलाना साहब का और अपोजिशन की तमाम जमातें हैं। मेरी अपनी इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब पूरी तरीके से इस जो मौलाना साहब का जो आपका आज़ादी मार्च है, जो मेरी इत्तलात है किसी जगह से, कि वो फुली सपोर्ट में है कि हर तरीके की सपोर्ट मौलाना साहब की तरफ साथ होगी, माली, अफरादी, सब सूरत। अब आगे देखते हैं कि PMLN क्या ऐलान करती है। लेकिन सर, एक हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान भी निकले थे, उनके साथ सिर्फ पार्लियामेंट से बाहर की एक जमात थी डॉक्टर तायुल कादरी की, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। ये निकल रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए, इनके साथ अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट की, कैसे देखते हैं सर? देखा जी, असूल तौर पर हमारे दोस्तों ने, फ़ारूक हबीब साहब ने भी और हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने भी और साइश्ता ने जो बात की है, वो ज़ाहिर है वो तमाम सियासी सिनारों में बात की है। हम ये बात करना चाहेंगे कि जो 2014 में जो तहरीक चलाई गई थी इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ डॉक्टर तायुल कादरी के साथ, लेकिन वहाँ नवाज शरीफ साहब को इसलिए कामयाबी हो गई थी कि पाकिस्तान की तमाम जमातें, इत्तेहादी जमातें जो थी, वो नवाज शरीफ के साथ साथ खड़ी थी और मुश्तरका पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने उनको मुकम्मल सपोर्ट कर दिया। लेकिन बहरहाल वो बात उन्होंने हुकूमत में पूरी 5 साल मुकम्मल करके वो चले गए। अब सूरत हाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, उनके साथ कोई भी जमात उनकी हमायत में नहीं खड़ी। अब वो जो इत्तेहादी जमातों की जो बातें कर रहे हैं, वो स्वाय नज़रिया ज़रूरत के तहत उनके साथ खड़ी हैं, वो हमदर्दी या दिली जमई के साथ नहीं, जैसे कि 2014 में नवाज शरीफ के साथ उनकी इत्तेहादी जमातें खड़ी थी। एक तो सबसे बड़ी अहम बात ये। दूसरा ये बात यह है कि इमरान खान साहब को सही इदराक ही नहीं हो रहा। ये फ़ारूक हबीब साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे भी, सबके शाइस्ता के लिए को बेटा कहा है, लेकिन मसला यह है कि इनकी सोच में बड़ी मुस्बत है। लेकिन आगे चलता यह है कि इमरान खान साहब को सही इदराक ही नहीं बताया जा रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो हम भी बार बार कॉलम लिख रहे हैं, भाई पुनः लिखा है हमने, उनको ख़त भी लिखे हैं कि वो अपने 4-5 उनके जो इर्द गिर्द दोस्त हैं उनमें घिरे हुए हैं, उनको सही खबरें नहीं मिल रही। अब इस्लामाबाद पर बाकायदा बादल घिरे हुए हैं, बहुत गन खर्च भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में कोई बात नहीं। अब भी ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने तमाम जो वज़रा जो हैं, ये दाएं बाएं से जो फसली बटेरे आए हैं, इनको फ़ारग एक तरफ करें और जो असली पार्टी की रूह हैं फ़ारूक हबीब साहब जैसे लोग, उनको वजारत में लेके आए, उनको सबके बैठाएं, बातें करें, मुज़ाकरात करें, इसके बाद वो बताएंगे कि भाई हमारे साथ क्या मुज़ाकरात। ये जो
ये जो फसली बटेरे आए हैं इनको फारग कर दें। जो नान हलफ याफ्ता, जो हलफ याफ्ता जो है वो नहीं है, हलफ याफ्ता ही नहीं है, वो काबीना में कैसे बैठ सकते हैं, कौमी असम्बली में कैसे बैठ सकते हैं, वो तो आईन इजाजत नहीं देता। उनको फारग करके पार्टी में बड़े अच्छे लोग भी हैं इनमें, तो वो ले आए, वजारत बनाए। ये हम चाहते हैं कि हुकूमत को चलने दें। ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं कहता हुआ ब्रेक पे जाऊंगा, दो बातें। एक तो ये है कि आपने जो फ़ारूक हबीब के हवाले से कहा कि ऐसे लोगों को मिनिस्टर होना चाहिए क्योंकि इनके पीछे आवाम है। जब इमरान खान कहते हैं कि हमारे साथ 1,35,00,000 या 1,70,00,000 वोट हैं, तो ये वोट इमरान खान साहब आपके पॉकेट में नहीं है, ये आपके इन इलेक्टेड MNAs के पॉकेट में है, जिनको आपने बाहर फेंक के अपने अकरबा परिवारी में दोस्तों को और कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे लोगों को जो इलेक्टेड नहीं है उनको बैठाया है। तो आपके पास फिर आवाम की बहुत बड़ी तादाद कैसे होगी, ये एक सवाल उठता है। लेकिन एक पॉइंट देते हुए मैं आगे जाता हूँ कि वो लोग जो बहुत अहम मैं बात कहने जा रहा हूँ, वो लोग जो इराक़ के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा लेते हैं, जाते हैं, कुछ लोग ईरान के ज़रिए जाते हैं, उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि इराक़ के हालात बहुत ख़राब हैं। इसमें पहले तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक SOP बनानी चाहिए कि जो लोग इराक़ जाएं उनको, क्योंकि वहाँ दाइश भी है, वहाँ बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी है, वहाँ बहुत ख़राबी हालात हो रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं बहुत सारे मसाइल का शिकार हो रहे हैं, इन्हें इवन कि उनको दूसरे अरब कंट्रीज़ और जगह के वीज़े नहीं मिल रहे हैं। तो कम अज़ कम जो लोग इराक़ जाना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट एक SOP बनाए और वो तमाम लोग उस SOP को, वो तरीक़ेकार को एडॉप्ट करें। वरना जो खबर आ रही है इराक़ में जाके कि पाकिस्तानी जा रहे हैं, जिस रास्ते से भी जा रहे हैं, उनको बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं, उनके वीज़े के सिलसिले में, वहाँ पे रहने के सिलसिले में, वहाँ ज़ियारत के सिलसिले में, बल्कि उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो खुदा के लिए गवर्नमेंट SOP बनाए और वो लोग जो जाने चाहते हैं उस SOP के थ्रू जाएं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमदुल्ला साहब, आपकी तरफ एक सवाल लेके आ रहा हूँ, बाकी आप जो बोलना चाहें बोलें। एक तो ये है सर कि हुकूमत ये समझती है कि JUI जो है वो मदरसे के मासूम बच्चों को लेके आ रही है, हालांकि हुकूमत इस वक्त मजबूत नहीं है, पार्लियामेंट में बहुत कमज़ोर है, बहुत चंद सीटों की पोजीशन पे है, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है कि हुकूमत हमारे पास है, हम इस जलसे को तोड़ देंगे, जो बयानात आ रहे हैं निकलने नहीं देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। और उनको सबसे ज़्यादा इस बात का है कि ये मासूम मदरसे के बच्चे हैं, हुकूमत एक्शन लेगी तो ये चले जाएंगे। एक तो ये सवाल है, इसका जवाब दें। और दूसरा ये कि क्या कुछ ले दो के साथ अगर इमरान खान आए आपसे बात करें और कुछ दो और कुछ लो के साथ क्या मामलात हुकूमत की जाँ बख्शी हो सकती है सर? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपका मदरसे की बच्चों का सवाल है, मासूम बच्चों का, अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम की मंबर साजी का पता कर लें और डेटा मौजूद है, तकरीबन 30 लाख हमारी मंबर साजी हुई है और तकरीबन ये तसलसल और ये दौरानिया 9-10 महीनों का था, जो हमारे पूरे मुल्क में मंबर साजी भी होती है और फिर तंजीम साजी भी होती है। उसमें शर्त यह है कि मंबर साजी वो फ़र्द कर सकता है जिसके पास शनाख्ती कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड होल्डर हो, और साथ साथ जिसका वोटर लिस्ट में इंदराज हो, उसका वो सीरियल नंबर भी हम उस रुकनियत फार्म में लिख देते हैं ताकि रिकॉर्ड पर मौजूद हो। तो ये तो 30 लाख सिर्फ हमारे मंबर साजी है। बाकी जो पूरी कौम हमारे साथ है, मुत्तहिदा अपोजिशन हमारे साथ है, वो अपने अलग जगह पर। ये जो मदरसे की बच्चों की बात करते हैं, वो ये हमें नहीं कह सकते हैं। अगर कोई और कहे, आप कहे, तो मुझे कोई हरज नहीं है, इतराज़ नहीं है। लेकिन ये सवाल उस वक्त भी उठाना चाहिए था जब तैयरुल कादरी को डाल बना के उनकी मदरसे के बच्चों को उन्होंने धरने पे बिठाया, बल्कि बच्चे तो क्या, लड़कियों को भी बिठाया। वो आपके सामने वो सारी चीज़ें, और इनके धरनों में 11 साल 14-12 साल बच्चियाँ थी, शेरख्वार बच्चियाँ भी थी,
क्या वो बच्चियाँ नहीं थी? लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो करे तो कमाल जमहूरियत, अगर वो 7 नाफरमानी का ऐलान करे तो कमाल जमहूरियत। ये 7 नाफरमानी का जो ऐलान हुआ, बिजली और गैस की बिजली के बिल जला दिए गए, हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाओ, बैंक के ज़रिए मत भिजवाओ, ये कौन था? ये कौन था? आप ज़रा मुझे ये बताइए। लिहाजा ये तमाम चीज़ें आपके सामने है। जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा अपोजिशन इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। 15 मिलियन मार्च किए, पुरअमन किए, न शीशा न गमला, कुछ भी नहीं टूटा। अगर इसके बावजूद जो हमारा आईनी और जमहूरी हक़ है हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा हक़ है। लिहाजा अगर हम आते हैं और ज़बरदस्ती हमें रोकना चाहते हैं, खामखा रोकना चाहते हैं, तो अगर इसके नतीजे में कुछ भी होता है, रद्द अमल आता है, इश्तियाल अंगेज़ी होती है, तो फिर तो ज़िम्मेदार हुकूमत है उसका, फिर तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। इनको फ़ैसला करना होगा कि क्या आप हमें रोकना चाहते हैं। ये तो चारों तरफ से आएंगे ये काफ़िले, हर जगह आप रोकेंगे, तो जब आप हर जगह रोकेंगे तो पूरा मुल्क लॉकडाउन होगा। तो बेहतर ये है कि हमें इस्लामाबाद में आने दें, ताकि ये सिलसिला सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रहे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और आप हुकूमत गिरा दें, जो लोग आएंगे वो आकिल और बालिग लोग आएंगे, लेकिन ये मदरसे बच्चे की बात की जाती है, ये उनकी तजलील और तौहीन भी है। वो इस मुल्क के शहरी है, अगर वो वोट कास्ट कर सकता है, जमहूरी तरीके से अपना मेंबर इलेक्ट कर सकता है, वो जमहूरी हक भी इस्तेमाल कर सकते हैं एहतजाज की सूरत में। दूसरा जो आपने कहा कि आपने दूसरा पॉइंट क्या फरमाया आपने? दूसरा कहा कि कुछ ले लो कुछ दे दो, कुछ ले लो कुछ दे दो और हुकूमत की जान बख्श दें। देखिए डॉक्टर दानिश साहब, देखिए लेने देने की कोई बात नहीं है। ये हुकूमत NRO के नतीजे में आई है, कोई लेना देना नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा। ये नाजायज़ तरीके से है। 14 महीने हुकूमत गिरेगी सर, एक तो वो तरीका नाजायज़ है। 31 को हुकूमत गिराएंगे आप, हुकूमत गिराएंगे सिर्फ। मैं टाइम नहीं है। 31 को हुकूमत गिराएंगे। अगर कुछ लेंगे कुछ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हुकूमत गिराएंगे सर। अकेले नहीं है, किससे मुज़ाकरात करे? हुकूमत है कहाँ? हुकूमत तो है नहीं। हुकूमत कौन चला रहा है? हुकूमत देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इस मुल्क में न PTI की हुकूमत है, न इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत है। इनको खुद पता नहीं है कि हुकूमत कौन चला रही है। तो फिर चलाने देना जो भी चला रहा है। मैं बाकी बातें बाद में करूंगा। जनाब फ़ारूक हबीब साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जनाब कमर दिलशाद साहब ने कहा कि माजी में भी मुज़ाकरात हुए, तो क्या कुछ ले दो के पॉलिसी पे इमरान खान इनके साथ, JUI के साथ मुज़ाकरात, PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके कुछ दे के कुछ ले के मसाइल को मुल्क को इस मसले से निकाल सकती हैं? क्या कहेंगे सर? देखें बात यह है कि जो कुछ लो और कुछ दो का मामला है, या कुछ लो और दो के पीछे जो इनकी ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को तो जो है वो हम पूरा नहीं कर सकते। इनके मसाइल और हैं, इनकी मजबूरियां और हैं। किसी को जो है वो जाली अकाउंट्स का हिसाब देना है, किसी को लूटी हुई दौलत वापस देनी है, किसी को जो है वो जेल की सलाखों से बाहर आना है, किसी की जायदादें मुल्क से बाहर हैं। अगर तो ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद है, तो इसके ऊपर तो जो है वो साफ वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हम इसके ऊपर कोई NRO देने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर ये बात करते हैं कि हम कोई नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, जो अवामी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर कोई बात करना चाहते हैं, उस पर कोई मुस्बत अपनी तजावीज़ सामने लेकर आना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कभी हमने इनको इनकार नहीं किया। उसके ऊपर भी हमने हमेशा इनको जो है वो वेलकम किया है। असम्बली का फ्लोर भी हाज़िर है, पार्लियामेंट की मुख्तलिफ़ कमेटियाँ भी हाज़िर हैं, उसके अलावा भी अगर बात करेंगे तो फिर भी हम हाज़िर हैं। देखें, जहाँ तक रही बात ये कहना कि जी हुकूमत किसकी है, हुकूमत इमरान खान की नहीं है, हुकूमत PTI की नहीं है, तो फिर आप हुकूमत किसके गिराने आ रहे हैं? आपका हदफ़े तनकीद जो है वो आपकी तकरीरों के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान होते हैं। आप जो है वो हमेशा आप बात करते हैं कि हम जो है वो मज़हब कार्ड खेलेंगे। भाई इस्लाम जो है वो सबका मज़हब है, और मैं समझता हूँ कि जो मदारिस हैं, हम तो मदारिस को मेन स्ट्रीम पर लाने की बात करते हैं। आपका वज़ीर आज़म जो है वो हालिया दिनों में मदारिस के बच्चों के अंदर ही उसने सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए हैं, उनकी हौसला अफजाई भी की है, और मदारिस के अंदर जो बेहतरियाँ लेकर आनी है उसके अंदर जो है वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
तो मदारिस जो हैं वो सिर्फ उसकी JUI फे जो है वो उसकी नुमाइंदगी नहीं करती। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े हमारे मदारिस ऐसे हैं, बहुत बड़ी हमारी ऐसी मजहबी तंजीमें हैं जिन्होंने इनके धरने से, इनके एहतजाज से जो है वो इजहार ला ताल्लुकी किया है। और जहाँ तक रही बात, देखें जो इन्होंने फ़ंड्स जमा किए उसके ऊपर लिखा आज़ादी मार्च, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का कोई मामला नहीं है इस मुल्क के अंदर, ना किसी कानून के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ भी जो है वो सुना सब ने वेस्ट के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, वो बड़ा वाज़ेह रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की मैशियत के हवाले से बार बार हवाले दिए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमने 10 अरब डॉलर के कर्जे वापस किए हैं इस साल के अंदर। 8 अरब डॉलर ये ख़जाने के अंदर छोड़ के गए थे, मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था। ये बात भी हमें बतानी चाहिए। हमसे ये पूछा जाता है बताएं कौन सा इदारा ठीक किया। हम इनसे ये पूछते हैं कि ये कौन सा ये इदारा जो है वो प्रॉफिट के अंदर छोड़ के गए हैं। 1200 अरब का बिजली में सर्कुलर डेट, 150 अरब का जो है वसूई गैस में सर्कुलर डेट, 450 अरब रुपए का PIA में सर्कुलर डेट, 40 अरब के रुपए का रेलवे में सर्कुलर डेट। एयर बिल ऊपर जा रही है, PIA नीचे आ रही है। सुन लें, बड़े बड़े जो अपने अखराजात थे, ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी जो शहन मुगले या शहनशाह थे, ये बात करते हैं डॉक्टर एहतजाज पे हैं। आप पुरानी वीडियोस निकालें जो आपके प्रोग्राम्स पे चलती थी, डॉक्टर्स भी एहतजाज पे थे, सब लोग सड़कों पे एहतजाज पे थे, जो मुल्क के टैक्स नेट का ये बेड़ा गर्क करके गए हैं। हम आज करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लेकर आ रहे हैं, हमने आज एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, 2 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है। आपका जो नेट ठीक है शाइस्ता साहब कि आपके पोर्टफोलियो में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, 350 मिलियन डॉलर की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई है। आज आपकी इन्फ्लेशन जो है अगले 6 माह के अंदर नीचे जानी है। 25% जो है वो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में आई थी। फारूक साहब, ये ऐसे ना करें, हमारी 1 साल की हुकूमत है, इनकी 40 साल नाकामी है। प्लीज ठीक है, शाइस्ता साहब क्या कहती हैं? डॉक्टर साहब आपने तो मुझे ऐसे बिठाया कि वाकई मैं हुकूमत की तरह या ट्वीट्स करूंगी तो या टेलीफोन करूंगी, वरना मेरी तो सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात सुने, पहले तो आपने जो एक बात कही थी ना कि फ़ारूक हबीब साहब जैसे लोगों को मिनिस्ट्रियां मिलनी चाहिए, मेरी बात सुने, इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि ना ये बदजुबान है, ना ये गालियां दे रहा है आपके प्रोग्राम में, ना ये अपोजिशन को बदजुबानी कर रहा है उनके साथ, तो काम मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही शफलिंग की बात होती है ना, इनके जो मौजूदा मिनिस्टर्स हैं वो और बदजुबानी और गालियों पे उतर आते हैं, तो इसका चांस थोड़ा कम है, इसको कहें थोड़ी बदजुबानी करे। अच्छा, दूसरी मेरी बात सुने, ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए धरना कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेने देने को कुछ नहीं है और हम जो चाहते हैं वो ये देंगे नहीं, जो NRO है। तो मेरी बात सुने, ये इनके हाथ में है, कुछ रह गया है तो देखें, वो सब ने माजी में जो देखा है। मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब देखती हूँ कि मुफ़ाक़ात अमल कितनी जल्दी आपके सामने आ जाती हैं। वो सब बातें जो आप करते रहे हैं, वो सब बातें जिनकी सपोर्ट आप करते रहे, आज वो आपके सामने आके खड़ी हो गई हैं। अभी इनको सारा बता दिया गया है कि जो शख्स वोट डाल सकता है उसकी तौहीन ना करें, उसको मदरसे का कह के उनको ले। इनको घबराहट किस चीज़ की है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। भाई, धरना हमारा हक है, चाहे हम धरना दें, चाहे लॉन्ग मार्च करें, चाहे रैली करें। मरियम नवाज कर रही थी तो आप मुझे बताएं, हजारों का मजमा, एक गमला भी टूटता था, कोई एक गाली भी वहां से निकलती थी, कोई कहता था घिराओ, जलाओ, मारो, पीटो, चढ़ जाओ, बंद कर दो, अदारों पे चढ़ जाओ, कुछ हुआ? लेकिन फिर भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने गिरफ्तारी करवाई। तो देखें, 126 दिन का, बड़े फख्र से ये कहते हैं कि इन्होंने 126 दिन का धरना दिया। तो अभी तो बात एक दिन की हो रही है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको क्या, हौसला करें, तैयारी करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि तैयारी करें, फूलों के हारों का ऑर्डर करें, देगों का ऑर्डर करें, कंटेनर का ऑर्डर करें और हमें वेलकम करें। जो आ रहा है उसको वेलकम करें, हमारा हक है। हुकूमत गिरती है नहीं गिरती, ये बात की बात है। पहले जो आ रहे हैं उसको रिसीव करें, फिर बात है। अब जो सब बातें ये कर चुके हैं, उसको अब उस पर खड़ा होना सीखें। हर चीज़ पे यू टर्न नहीं लेते, इनको ये बता दें।
बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटे से ब्रेक का नाज़रीन, और ब्रेक के बाद फिर वापस आता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक सर। ये कमर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, मौलाना बड़े जहाँ दीदा सियासतदान हैं, माने जाते हैं, कच्ची ज़मीन में पाँव नहीं रखते सर। इस्लामाबाद आ रहे हैं सर, और अटल है कि इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिलावल साहब जो कई दिनों से इधर उधर हो रहे थे, एकदम ऐलान कर दिया है कि मौलाना के साथ खड़े हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब का जेल से पैगाम आ गया है सर कि जी हम मौलाना साहब के साथ खड़े हैं। और फिर एकदम जो फॉरेन फंडिंग केस है वो 4 साल के बाद खुल जाता है सर, और 4 दरख्वास्तें PTI की मुस्तरद हो जाती हैं। सर मुख्तसर लेकिन चाहूँगा जवाब आपसे कि क्या वाकई हुकूमत का जाना ठहर गया है सर, क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर मौलाना फजल रहमान साहब का जो आज़ादी मार्च है, लॉन्ग मार्च है या एहतजाजी मार्च है, वो अगर पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद में दाखिल हो जाता है और वो चंद घंटे या 2 दिन या 3 दिन अपना एहतजाज करके वापस चले जाते हैं तो फिर हालात नॉर्मल रहेंगे। अगर इनके जुलूस को जगह जगह रोका गया, खाना जंगी हो गई, तो फिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आर्टिकल 254 के तहत अब मुल्क में एमरजेंसी लगने के इम्कानात मौजूद हैं। सबसे बड़ी अहम बात ये बाकी रह गया फॉरेन फंडिंग के बारे के। फॉरेन फंडिंग का केस फारूक हबीब साहब ने इस पर बड़ा केस लड़ा है, वो जानते हैं हमारे मामले को। इसमें ये हुआ है कि इनके 5-4 जमातें जो हैं, इसमें ख़ास अहम बात यह है कि इसका आर्टिकल 212 जो है, आर्टिकल 212 का जो लाइन आखिरी लाइन है उसमें लिखा है, वो अगर ये साबित हो जाए कि फ़ॉरेन किसी शख्स ने, यानी फ़ॉरेन शख्स ने अगर फॉरेन फंडिंग की है जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो फॉरेनर है, तो फिर वो पार्टी जो है वो कालअदम करार दी जा सकती है। और ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात है। आर्टिकल 212 का जो सेक्शन जो है वो भी 212 ही है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भी आप इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अगर कमेटी साबित कर दे कि ये इसमें बाकायदा किसी ने फॉरेन फंडिंग की है और वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, या कॉरपोरेशन है, या मल्टीनेशनल कंपनी है, या फॉरेन कंट्री है, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पर बाकायदा टाइमिंग सर, टाइमिंग पे जवाब दें। टाइमिंग सर, टाइमिंग बस टाइम का यह डे टू डे हियरिंग होनी है और कमेटी के सामने सबने पेश होना है। कमेटी के सामने इनको मौका दिया जाएगा कि जो फॉरेन फंडिंग की कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी तो इन पर जो है तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो बाकायदा बहस भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और अपने आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला करना है उनके तमाम कार्रवाई के बाद। लेकिन मामला जो है टाइमिंग 4 साल बाद फॉरेन फंडिंग पे एकदम इलेक्शन कमीशन ने रिएक्ट किया। यहाँ मौलाना साथ, बिलावल साथ, नवाज शरीफ साथ, 4 साल बाद तो इस टाइमिंग को सर मैं कह रहा हूँ फैसला हो गया सर। नहीं, टाइम का रेगुलर स्क्रूटनी कमेटी में ठीक है किसी वक्त इंशाल्लाह बात करेंगे सर। नून लीग का भी केस है फॉरेन फंडिंग का। तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।